दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में 13 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ना, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। पहले मैं आपको कमेंट शो कर देता हूं जो स्टूडेंट ने मुझे ये सारे क्वेश्चंस बताए हैं। यहाँ पर गाइज आप लोग देख सकते हैं जो मैंने कम्युनिटी पोस्ट किया था ना, जिसमें मैंने ये पूछा था कि 13 अप्रैल को पूछे गए क्वेश्चंस प्लीज दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अब गाइज ये स्टूडेंट है, इन्होंने ये जो क्वेश्चंस बताया है, स्टार्टिंग में तो मुझे ट्रस्ट नहीं हुआ क्योंकि इसमें 70% क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर के ही सारे उन्होंने लिखा है। बट गाइज एक स्टूडेंट है जिन्होंने कमेंट किया फिर से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो अब मुझे ट्रस्ट हो रहा है। देखिए यहाँ पर देखिए, तो आप लोग कमेंट में जाकर भी पूछ सकते हो, इनसे और भी क्वेश्चंस हो सकता है ये बता दे आपको। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मानसून किस भाषा का शब्द है? दोस्तों मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। मानसून जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? दोस्तों भारत में तांबा गलाने का पहला कारखाना जो है ये घाटशिला में स्थापित किया गया था। ये घाटशिला में स्थापित किया गया था। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो गाइस भारत में जो है ना अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि किस देश में वर्तमान में जो है ना प्रत्यक्ष लोकतंत्र है, तो उस देश का नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, एकमात्र देश है इस दुनिया का जहां पर प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। बाकी भारत में जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो मुख्यालय है ये वॉशिंगटन डीसी में है। याद कर लीजिएगा, वॉशिंगटन डीसी में है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है द हेग में। द हेग में। क्योटो प्रोटोकॉल या क्योटो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था? ग्रीन हाउस गैस के वैश्विक उत्सर्जन को कम करना था। ठीक है, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य था। भूटान में औसत वार्षिक वर्षा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस 70% रिपीट हुए। ये भी प्रीवियस ईयर के 2023 के। भूटान में औसत जो वार्षिक वर्षा होता है ये 191.6 सेंटीमीटर होता है। आई होप आप लोग समझे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुद्रेमुख लौह कारखाना या लौह अयस्क कारखाना जो है ये कहाँ है? तो ये दोस्तों कर्नाटक में है। कर्नाटक में याद आ रहा होगा, 2 से 3 बार ये क्वेश्चंस मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। काजीरंगा अभयारण्य कहाँ है या काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये दोस्तों असम में है। ठीक ना, असम में है काजीरंगा। ये आपने बहुत बार पढ़े होंगे। कुंडलकुलम कहाँ है? तो ये दोस्तों कुंडलकुलम जो है ना ये तमिलनाडु में है। कुंडलकुलम जो है ये तमिलनाडु में, यहाँ पर आप लोग पढ़ सकते हो। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? ये क्लास 9th या 10th में आपने पढ़े होंगे, मानसीराम में, जो कि भारत में ही स्थित है। ठीक है ना, विश्व में सर्वाधिक वर्षा होती है मानसीराम में। और हाँ, इस वीडियो के लास्ट में इंग्लिश के भी क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। ठीक है ना, रोज मैं चाहता हूँ कि आपका रिवीजन हो जाए, जिनका एग्जाम हो तो करके आए। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? किशनगंज में। पिछले साल के क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पिछले साल के हैं। उच्च सदन, देखो गाइस आप सभी जानते हैं संसद के अगर आपसे पूछा जाए अंग कितने हैं, तब आपको बताना है 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद के कितने सदन हैं, तब आपको बताना है राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक ना, और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रतिनिधि सभा या हाउस ऑफ द पीपल, ठीक ना, ये किससे कहा जाता है, तब आपको बताना है लोकसभा को। आई होप आप लोग समझे होंगे। ठीक ना, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। CaOH2 जो है ये बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो आपको बताना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए दोस्तों कि बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तब आप लोग क्या बताओगे? तो देखो गाइस, बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO। CaO ये बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र होता है। अगर गाइस मैं आपको बोलूं कि इस सूत्र में क्या मिलाया जाए कि ये जो है ना बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र बन जाए, तो देखो गाइस बिना बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र है ये CaO है। ठीक ना, CaO है बिन बुझा चूना का रासायनिक सूत्र। अगर मुझे इसे बुझाना है, ठीक ना, तो मैं इसको क्या करूंगा? हाइड्रोजन मिला दूंगा, सॉरी H2O जल मिला दूंगा। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब ये है कि बिन बुझा चूना में हाइड्रोजन सॉरी H2O मिलाने पर हमारा जो है बुझा हुआ चूना का सूत्र बन जाता है। तो याद करने का एक ट्रिक है ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। अगर रासायनिक नाम पूछा जाए तो कैल्शियम ऑक्साइड बताना है। ठीक ना, बिन बुझा चूना का रासायनिक नाम, ठीक ना, कैल्शियम ऑक्साइड CaO। सर्वाधिक जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है दोस्तों अफ्रीका में।
सर्वाधिक जनजाति जो है ये अफ्रीका में पाई जाती है। समजात अंग क्या है? तो देखिए समजात अंग के जो कह सकते हो उदाहरण के रूप में पक्षी, तो इनका कार्य समान है लेकिन रचना जो है ना अलग अलग होता है इनका, ठीक ना, कार्य समान होता है। उदरोपातन सब्लिमेशन का उदाहरण क्या है? तो देखो उदरोपातन में क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस से सीधे गैस में चेंज हो जाता है बिना द्रव में बदले, ठीक ना, ठोस से सीधे गैस में। इसका एग्जाम्पल है कपूर, आयोडीन। आगे बढ़ते हैं, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 को, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं ना ये देश का प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था, किसके स्थान पर? तो योजना आयोग के स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, छंद के कितने अंग हैं? दोस्तों छंद के जो है 8 अंग है, ठीक है, छंद के 8 अंग है। नवरात्र में कौन सा जो है समास है? तो देखो नव का मतलब यहाँ पर 9 से है, तो द्विगुण समास आपको पता है दोस्तों, द्विगुण जो समास होता है उसमें पहला पूर्व पद, पहला जो पद है वो संख्यावाचक होता है, तो इससे आप पता लगा लोगे कि कौन सा समास हमारा द्विगुण समास है। जब दो स्वर मिलते हैं तो कौन सी संधि बनती है? स्वर संधि बनती है। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। चलिए मैथ के क्वेश्चन करने से पहले हम इंग्लिश कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग, इसमें कौन सा वर्ब जो है ना नॉन फाइनाइट वर्ब है ये आपको बताना है। तो मैंने आपको ऑलरेडी दोस्तों कई क्लासेस में पढ़ा चुका हूं कि जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं दोस्तों ये या तो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होता है, ठीक ना, कभी भी मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं देखने में तो आपको वर्ब के जैसा ही लगेगा लेकिन मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कभी भी नहीं होता है। और ये 3 टाइप के होते हैं, एक टू प्रीपोजिशन प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और दूसरा होता है हमारा जेरन जो कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म में होता है। तो गिविंग और रिसीविंग जो है ये दोनों हमारा यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब तो आपको प्लेलिस्ट में ऑल क्लासेस मिल जाएगा। ही सेड आई हैव लिव्ड हेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग टाइम। अब आपको इसको जो है इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो देखो गाइस रूल आपको अगर एक भी रूल आपको पता है ना तो भी आप इसका आंसर बता सकते हो। रूल हमारा ये कहता है दोस्तों कि अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट में है, अगर इन्वर्टेड कोमा के बाहर वाला सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में है और उसके साथ जो सेंटेंस कनेक्ट होगा, अगर ये मान लीजिए दोस्तों प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज हो जाएगा इसकी वजह से, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होता तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देते, अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट में होगा तो हम इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, और ये यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट में ही दे रखा है कि नहीं। देखिए आई हैव्ड और उसके बाद लिव्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज किया गया है, तो हम इसको क्या करेंगे सिंपली देखो, और 2 चीज चेंज करना है। एक तो टेंस हमें पता चल गया, प्रेजेंट परफेक्ट है तो इसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, हैव के स्थान पर हैड लगा देंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म वही रहेगा, और हेयर का हम पता है किस में चेंज कर देंगे, देयर में चेंज कर देंगे, ठीक ना, बस हमारा चेंज हो गया। अब गाइस प्रनॉन कौन सा चेंज होगा? अब आई जो प्रनॉन है इसमें उसने अपने लिए यूज किया है, ठीक ना, वो जो है अपने लिए आई का यूज किया है। तो जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं ना तो आई का जो पर्सनल प्रोनाउन होता है ये थर्ड पर्सन में चेंज हो जाता है, मतलब इसका जो प्रोनाउन होगा ना उसी में चेंज हो जाएगा। ये ही है तो आई को ही में चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि ही सेड आई हैव लिव्ड हियर फॉर अ लॉन्ग टाइम, उसने कहा कि मैं यहाँ जो है लॉन्ग टाइम तक रह चुका हूँ। तो गाइस उसने अपने लिए आई यूज किया ना कि मैं रह चुका हूँ। अब उसकी बात को आप किसी तीसरे व्यक्ति को बता रहे हो उसके बारे में, मान लीजिए वह व्यक्ति राहुल है तो राहुल के बारे में बता रहे हो कि उसने कहा कि वह जो है यहाँ काफी समय तक रह चुका है, तो आप उसके लिए वह के स्थान पर राहुल के लिए ही का यूज करोगे ना आई को हटाकर। तो ये होता है समझने का तरीका। ए फ्यू वॉइस, अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे कि सर ए फ्यू लगा हुआ है तो यहाँ पर हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगा देंगे। तो देखो गाइस आपको पहचानने का तरीका ये है कि ग्रामर का रूल भी नहीं पता है ना, तो आप इनमें से कोई सा भी एक जो है ना प्लूरल नॉन चेक कर लीजिए। अब देखो ए फ्यू से हमें नहीं पता चल रहा है कि क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, लेकिन वॉइस जो है ना ये प्लूरल नॉन में है, ठीक ना, प्लूरल नंबर में है, बहुवचन में है क्योंकि एस लगा हुआ है। तो आंख बंद करके आप यहाँ पर पता है कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे, वर, ठीक ना, सॉरी। अब यहाँ पर जो है ना एक वर्ब का भी तो मेन वर्ब का भी तो यूज किया गया है ना, तो हम इसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो देखो गाइस ए फ्यू बॉय हैव कम होगा। क्यों हैव कम होगा? क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर मेन वर्ब यूज किया गया है तो यहाँ पर हैव हेल्पिंग वर्ब आएगा। क्योंकि वर्ब का इसलिए यूज नहीं कर सकते क्योंकि अगर वर्ब होता तो फिर ये हमारा सेंटेंस पता है किसमें, पैसिव वॉइस में चला जाता, फिर बाई करके ऑब्जेक्ट भी होता। तो इस तरीके से समझना है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। समवन पिक्ड माई
पॉकेट, इसे आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखो गाइस, जब भी हम पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है, और एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होता है ये पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट के स्थान पर आ जाता है। बाकी टेंस में परिवर्तन नहीं होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हम यूज करते हैं। तो देखिए माई पॉकेट ये हमारा सब्जेक्ट के स्थान पर आ जाएगा पैसिव वॉइस में। तो माई पॉकेट, अब समवन पॉकेट का मतलब यहाँ पर पर्स है, तो माई पॉकेट। अब उसके बाद दोस्तों हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाएं, तो टेंस चेक करिए। माई समवन पिक्ड माई पॉकेट, तो ये पास्ट इंडेफिनिट का है, ठीक ना, तो पास्ट इंडेफिनिट का है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हम यूज करेंगे ये पास्ट का ही करेंगे, सिंपल पास्ट का, जैसे हम वर या वॉज कर सकते हैं। अब हमारा सब्जेक्ट जो है माई पॉकेट, ये तो सिंगुलर है, पता चल रहा है हमें, तो इसके अकॉर्डिंग हम जो है ना वॉज का यूज करेंगे। तो माई पॉकेट वॉज, अब उसके बाद वॉज के बाद आपको पता चल गया दोस्तों माई पॉकेट वॉज, और वर्ब का थर्ड फॉर्म माई पॉकेट वॉज पिक्ड बाई समवन कर सकते हो, या बाई करके कुछ भी नहीं भी लगा सकते हो। माई पॉकेट वॉज पिक्ड, बस ये कर सकते हो आप, वो भी सही होगा। सी हॉप्स टू सक्सीड, अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है, तो देखो टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देख सकते हो, ये हमारा क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक ना, ऑब्जेक्ट ग्रुप में प्रयोग किया गया। टाइप कौन सा है, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक ना, और जो कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, जो कि टाइप कौन सा है, ये इन्फिनेटिव, ठीक ना। द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू स्टॉप ईटिंग। अब गाइस इसमें बताना है आपको नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सा है, तो इसमें दो नॉन फाइनाइट वर्ब है, एक तो टू स्टॉप, सॉरी तीन है इसमें, देख लीजिए। जो मेन वर्ब है उसे हटा दोगे तो बाकी जो भी वर्ब आपको देखने को मिलेगा ना वो सारा नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगा, क्योंकि देखो द डॉक्टर एडवाइज्ड ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि जो फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग होता है, और जो नॉन फाइनाइट वर्ब होता है वो मेन वर्ब के रूप में प्रयोग नहीं होता है। तो टू स्टॉप पता चल गया, ये कौन सा है हमारा, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब। उसके बाद ये जेरन है ईटिंग, और ये मतलब तीनों टाइप आ गया इसमें, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव, जेरन, और ये कौन सा हमारा पार्टिसिपल पास्ट वाला, तो तीनों है यहाँ पर हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब। तो पहचानने का तरीका क्या है, तीनों टाइप आप पढ़ लीजिए, ऑलरेडी हम क्लास करवा चुके हैं, ठीक ना। फ्राइड, आप मुझे कैसे पता चला, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिल रहा है, और ये वर्ब है, ठीक ना, वर्ब के जैसा दिखना चाहिए, बस ये है कि प्रयोग नहीं होगा मेन वर्ब के रूप में। दिस पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, अब गाइस देखो केवल अगर इंफॉर्मेशन यूज होता ना एज अ सब्जेक्ट ग्रुप में तब हम हेल्पिंग सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते, लेकिन दीज पीसेस मतलब इंफॉर्मेशन को कई पीसेस में जो है ना बांट दिया गया है, तो इससे ये प्लूरल बन गया है। तो यहाँ पर जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे ये आर यूज करेंगे, प्लूरल, सॉरी। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते, इफ, यहाँ पर इफ लगा लीजिएगा, इफ ही फॉरगॉट अबाउट इट आई डैश रिमाइंड हिम। अब आपको बताना है यहाँ पर विल यूज होगा या वुड, तो देख लीजिए दोस्तों ये हमारा कौन सा कंडीशनल सेंटेंसेस का है, और मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑलरेडी बता चुका हूं, देख लीजिए फिर से मैं शो कर देता हूं। देखिएगा यहाँ पर आप लोग देखिए, पहला स्ट्रक्चर हमारा ये है, पहला रूल हमारा ये कहता है कंडीशनल सेंटेंसेस का कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो, अब दोनों में से कोई एक सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर में हो तो दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा, उसमें वर्ब की आपको फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। अब गाइस एग्जामिनर कैसे क्वेश्चंस बनाते हैं, देखिए दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट कर देंगे, अब गाइस दोनों में से किसी एक का जो है ना हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब आप गायब करके दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछा जाएगा क्या लगेगा वहां पर, तो मान लीजिए फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में विल यहाँ पर हम हटा देते हैं, तो अब मुझे बताइए कि यहाँ पर क्या यूज होगा, तो आप इसके अकॉर्डिंग पता लगा सकते हो। रूल नंबर 1 अगर आपको याद है कि अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो और दोनों में से कोई एक सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो दूसरा सिंपल फ्यूचर में होगा आंख बंद करके, या फिर आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट है, दोनों में से कोई एक सेंटेंस अगर सिंपल फ्यूचर में है मतलब विल का यूज किया गया है तो दूसरे में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगा, दूसरा प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, तो यहाँ पर विल का यूज करोगे। वहीं पर अगर दो सेंटेंस आपस में कनेक्ट हो और दोनों में से कोई एक सेंटेंस अगर सिंपल पास्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है, ठीक ना, पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल यहाँ पर मैंने नहीं दिया है, मान लीजिए पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ऐसे में दूसरा वाला सेंटेंस में क्या है ना आंख बंद करके विल के स्थान पर आपको हेल्पिंग वर्ब वुड का यूज करना है, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही आएगा, ये बात ध्यान में रखना है। और थर्ड स्ट्रक्चर में जो है पास्ट परफेक्ट का यूज होता है, जैसे वुड के स्थान पर आपको विल का स्थान पर वुड यूज करना है, उसके बाद आपको हैव लगाकर वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये स्ट्रक्चर रूल नंबर 2 पर आधारित है, देख सकते हो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये वाला जो हमारा सेंटेंस है ये पास्ट इंडेफिनिट का है क्योंकि यहाँ पर वर्ब के सेकंड फॉर्म यूज किया गया है, तो आंख बंद करके हम जो है वुड यूज करेंगे। अगर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता, अगर इफ ही फॉरगेट्स ये होता तो फिर यहाँ पर हम विल का यूज करते, वैसे ये सेकंड फॉर्म में है पास्ट इंडेफिनिट में तो यहाँ पर वुड का यूज होता।
होगा, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में नॉन फाइनाइट वर्ब बताना है। तो देखो गाइस, हैविंग सीन, हैविंग जो है ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। क्यों? क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है और ये आईएनजी फॉर्म में है, ठीक है ना, देख सकते हो। उसके बाद देखिए, सीन द मूवी बिफोर ही डिडंट गो विथ फ्रेंड, हैविंग जो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक ना, पार्टिसिपल का ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अगर आपने क्लास नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। दे विल फॉरगेट इट, इसको पैसिव वॉइस में बनाना है। तो देखो गाइस, ये देख लीजिए, ये हमारा फ्यूचर का सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, इट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक ना। अब इट के बाद दोस्तों हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो जो टेंस है वो उसी में रखेंगे, तो इट विल, ठीक ना, इट विल। अब गाइस इसके बाद क्या आएगा, तो इट विल के बाद, इसके बाद आपको क्या करना है, देखिए हमेशा आपको ध्यान में रखना है कि जब हम सिंपल फ्यूचर का या फ्यूचर इंडेफिनिट का जब भी हम पैसिव वॉइस बनाएंगे ना, तो टेंस वही रहेगा और विल के बाद आपको वी का यूज करना है। इट विल बी, ठीक है, इट विल बी, और यहां पर आपको क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करना है, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म तो यूज होता ही है। इट विल बी फॉरगोटेन कर सकते हो या फॉरगेट कर सकते हो, ठीक है ना, इट विल बी फॉरगेटेन, और उसके बाद बाई करके, और देखिए दे जो है यहाँ पर सब्जेक्टिव केस में है, तो जब आप इसको ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाओगे तो दे देम में चेंज हो जाएगा। अगर ही होता तो हिम में चेंज कर देते, सी होता तो हर में चेंज कर देते, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है, ऑलरेडी हम कर चुके हैं, ठीक है ना। और एक चीज मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, देखो गाइस, अक्सर विल और सैल में स्टूडेंट जो है ना कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैं यहाँ पर कंफ्यूज हो गया। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो ये चीज आपको ध्यान में रखना है कि फर्स्ट पर्सन आई और वी के साथ हमेशा आपको सैल का यूज करना है, और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ आपको विल का यूज करना है। तो इट सैल बी फॉरगॉटेन बाय देम हो जाएगा, ठीक है ना, ये बनेगा, ये भी ध्यान में रखना आपको। द लॉयन स्प्रिंग डैश द प्रे। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये दोस्तों प्रीपोजिशन से पूछा गया है, तो आपको बताना है ऑन, अपॉन, इनटू, इनमें से क्या यूज होगा। तो देखो गाइस, द लॉयन स्प्रिंग मतलब होता है छलांग लगाना, ठीक ना, किसी के ऊपर झपटना। तो प्रे का मतलब यहाँ पर है दोस्तों खाद्य सामग्री, यहाँ पर शिकार से है, ठीक ना। तो जो लायन है ना उसके ऊपर कूद गया, ठीक है ना, मतलब इस शिकार पर, तो यहाँ पर जो है अपॉन का यूज हुआ, के ऊपर के अर्थ में, ध्यान में रखिएगा। सीता एज वेल एज हर फ्रेंड्स डैश प्लेइंग। अब गाइस यहाँ पर आपको हेल्पिंग वर्ब बताना है कि प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज होगा या सिंगुलर, बस ये आप मुझे बता दीजिए, ठीक ना। वॉज होगा यहाँ पर और हैज होगा। तो देखो गाइस मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, देखिए यहाँ पर रूल नंबर 3 पढ़िए आप लोग। यदि दो सब्जेक्ट को एज वेल एज, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एंड नोट, इन एडिशन टू, बट, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, रेदर देन, अकम्पनीड बाई, लाइक, अनलाइक, नो लेस देन, बट, नथिंग बट से जोड़ा जाए तो वर्ब जो है ना पहले सब्जेक्ट के अनुसार प्रयोग होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि इसमें जो वर्ब यूज होगा ये पहले वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होगा। नंबर का मतलब यहाँ पर है सिंगुलर में सिंगुलर नंबर या प्लूरल। एक वचन होगा तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, बहुवचन होगा तो प्लूरल करेंगे, ठीक ना। तो इस तरीके से करना है, वैसे ही उसमें हमारा यूज होगा। और ये वाला रूल भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होता है ये दोस्तों पास वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग। अगर ये प्लूरल है तो फिर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे। यहाँ पर आप लोग पहले वाले और दूसरे वाले सेंटेंस में अंतर देख सकते हो। श्याम यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हैज यूज हुआ है, और हिज फ्रेंड्स प्लूरल हो गया तो हैव यूज हुआ है हेल्पिंग वर्ब के रूप में। तो अब आपको पता चल गया गाइस पहले वाले सब्जेक्ट, तो सीता यहाँ पर एज अ सिंगुलर सब्जेक्ट है तो यहाँ पर जो है इज का यूज करेंगे। देखो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है। आपको HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है ना, महत्तम समवर्तक। तो मैंने आपको बताया ना कि HCF हम क्या करते हैं, जैसे जो सबसे छोटा नंबर होता है उसको आपको पहले रखना है और जो सबसे बड़ा वाला नंबर है उसमें भाग कर देना है, ठीक ना। तो 130 से जब आप 42 में भाग करोगे तो देखो आप या इस तरीके से कर सकते हो, 0 से 0 पहले आप हटा दो 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से दोनों में भाग कर दो। अब आपके पास जो नंबर आया वो काफी ज्यादा छोटा हो गया। अब आप इजिली इसका HCF निकाल दोगे तो 13 13 26 13 39, ठीक ना, 39 हो गया। अब 12 में से 9 जाएगा 3 आएगा और ये कट गया। अब 3 से दोस्तों आपको 13 में भाग करना है, ठीक ना। ये कब तक करना है, जब तक करना है तब तक आपका कैंसिल ना हो जाए, लास्ट में शेषफल जो है आपका 0 ना बचे। तो देखिए अब 3 3 9 3 चौक 12 इस तरीके से हो गया, 1 बचा। अब गैस 1 से मैं फिर से 3 में भाग करूंगा क्योंकि शेषफल बच रहा है ना, शेषफल नहीं बचना चाहिए। तो 3 से जब मैं भाग करूंगा तो 1 से 3 में भाग करूंगा तो 3 बार में जाएगा, तो 3 यहाँ कट गया और शेषफल हमारा 0 आ गया। तो जो आपका ये होगा ना भाजक, ये पहला नंबर 1, यही आपका HCF होगा।
तो इन दोनों का जो HCF आएगा ये हमारा 1 आएगा। आई होप आप लोग समझे होंगे।